दोस्तों ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको जरा ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये है रेट कार्ड बॉलीवुड फिल्म्स पे पॉजिटिव रिव्यूज देने का। ये बिक गया है सिनेमा, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। कान फटी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल का फाइंड है। ऑफ कोर्स कोई भी इंडियन न्यूज पोर्टल इस पे बात नहीं करेगा क्योंकि सबके नाम है इस लिस्ट में, पर पीआर का इतना विशियस यूज सिर्फ मूवीज के प्रमोशन के लिए नहीं होता। आज के बड़े बड़े स्टार्स पीआर यूज कर रहे हैं, कभी खुद को प्रमोट करने के लिए, कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। I mean, किसने डिसाइड किया कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं? क्या आमिर सर को लोग परफेक्शनिस्ट बोलते हैं? और करण जौहर या कार्तिक आर्यन जैसे लोग विक्टिम्स हैं? किसने डिसाइड किया कि अक्षय कुमार देश का सबसे बड़ा नेशनलिस्टिक एक्टर है? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? वेल, हर ऐसा पब्लिक पर्सोना हमें बहुत अच्छे से बेचा जाता है और ये काम कौन करता है? बॉलीवुड एक्टर्स की पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस टीम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जो सबसे ज्यादा पीआर यूज करते हैं। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है आमिर खान, ओम पुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणदीप हुड्डा एंड रणवीर सिंह। ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जो मेथड एक्टिंग को पीक पे ले गए, पर इनमें से किन किन को परफेक्शनिस्ट वाला टैग मिला है? किसने ये डिसाइड कर लिया है कि आमिर ही बॉलीवुड के सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट हैं? टैग लगा ना मुझे परफेक्शनिस्ट का, इसके लिए एक इंसान जिम्मेदार। वेल, उनकी ही पीआर ने। भले ही आमिर मीडिया में बस अपनी मूवी प्रमोशन के टाइम दिखें, भले ही वो अवार्ड शोज अटेंड ना करें, लेकिन उनका पीआर 24/7 एक्टिव रहता है और लगा रहता है मुझे और आपको ये बताने में कि आमिर एकदम मेथड एक्टिंग के किंग हैं, सुपर परफेक्शनिस्ट हैं। लगान के बाद बंदे को थिंकिंग मैन ऑफ इंडिया बना दिया गया और तब से ये नैरेटिव सेट हो गया कि ये बंदा सिर्फ एक्टर नहीं, देश का कॉन्शियस है। अब जरा यहाँ पे ये पैटर्न देखिए, आमिर की हर फिल्म एक मैसेज देती है और आमिर उस मैसेज को पीआर स्टंट की तरह ही यूज करते हैं। रंग दे बसंती के टाइम एक्टिविज्म जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनना, फिर साइलेंस, तारे ज़मीं पर में एजुकेशन सिस्टम एंड बैड पेरेंटिंग, 3 इडियट्स में फिर से एजुकेशन सिस्टम और पीके में रिलीजन। मीडिया भी आमिर को ऐसे ही दिखाता है जैसे ये बंदा ही देश की युवा को राह दिखाएगा। और इसके बाद ये परफेक्शनिस्ट का टैग। भाई ऑनेस्टली, स्क्रिप्ट पढ़ना और रोल के लिए प्रिपेयर करना कोई नोबेल प्राइज वाला काम नहीं है, ये बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है एक्टर का। इतना किसी भी डिसेंट एक्टर को करना ही चाहिए। पर दिक्कत क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री इतने लो बेंचमार्क पे चलती है, हमारे एक्टर्स इतने लेजी और अनप्रोफेशनल है कि कोई बंदा अगर नॉर्मल काम करे तो जीनियस लगने लगता है। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि बंदा सोशली अवेयर है या उसने वैसी इमेज बना रखी है। सबका एक ब्रांड होता है, पर मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो आमिर शुड नॉट ओवरडू थिंग्स। पर आमिर से भी ज्यादा पीआर पे पकड़ है उनकी एक कलीग की, खिलाड़ी कुमार। लव यू। सो एट नंबर 2 वी हैव अक्षय कुमार। आपको लास्ट ईयर का हेरा फेरी 3 वाला अक्षय कुमार और परेश रावल वाला ड्रामा याद है? पहले न्यूज आई कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी है बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस। फिर तुरंत 25 करोड़ का लीगल नोटिस भी आ गया और अब परेश रावल ने कंफर्म करा दैट इज बैक इन द प्रोजेक्ट। ये सब थोड़ा सस्पिशियस तो लगता है और ऐसा भी लगता है कि ये सब बस हाइप बनाने के लिए किया गया था। तो जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो ये समझ आया कि ये सब हुआ नियर अबाउट केसरी 2 के रिलीज के बाद और हाउसफुल 5 के रिलीज से पहले। अब मेरा मन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन हो सकता है पीआर स्टंट ही हो ये पूरा का पूरा। और बात ये है कि ये चीज मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन भी लोग यही बोल रहे हैं कि ये दोनों 30+ ईयर से इंडस्ट्री में हैं, सीजन प्रोफेशनल्स हैं। अगर सच में कोई इशू होता तो क्या वो इतना बड़ा पब्लिक सर्कस बनाते? अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि अक्षय कुमार खुद ये कहते हैं कि आजकल पीआर ज्यादा हो गया है, मैजिक खत्म हो गया है एंड मेकिंग ऑफ द मूवी वाले वीडियोस सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। एंड फेयर पॉइंट, लेकिन भाई फिर ये सब पब्लिक ड्रामा क्या है? ऑथेंटिसिटी के आम को चूस के खा गए हैं खिलाड़ी कुमार और अब बस हिपोक्रेसी बची है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई एम नॉट इवन किडिंग। आज के टाइम पे अक्षय खुद को मोस्टली एक नेशनलिस्ट आइकॉन की तरह प्रेजेंट करते हैं। केसरी वगैरह जैसी मूवीज करना, पीएम के साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, कैनेडियन पासपोर्ट को छोड़कर इंडियन पासपोर्ट एक्सेप्ट करना, ये सब एक आइडियल इंडियन मैन की इमेज को प्रोजेक्ट करता है। पर दूसरी तरफ हजारों न्यूज आर्टिकल्स हैं दैट टॉक अबाउट हिज चीटिंग एंड इनफिडेलिटी। फिर मलिका दुआ को कहना कि आप बेल बजाओ मैं आपको बजाता हूँ। दिस इज जस्ट चीप एंड नो अमाउंट ऑफ नेशनलिस्टिक खिलाड़ी कुमार पीआर हाइप विल चेंज दिस। वैसे इस नेशनलिस्ट वाले टॉपिक से मुझे एक और एक्ट्रेस याद आती हैं जिन्हें काफी एंटी नेशनल कहा गया है। मैं यहाँ पे दीपिका की बात कर रहा हूँ। सो एट नंबर 3 वी हैव दीपिका पादुकोण।
दीपिका का इशू टैलेंट तो कभी नहीं था, बंदी अच्छी एक्ट्रेस है, पर प्रॉब्लम है उनकी हेविली मैनेज पब्लिक इमेज, जिसके कारण दीपिका कहाँ खत्म होती हैं और पीआर वर्जन कहाँ शुरू होता है पता ही नहीं लगता। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखो तो सुनने और पढ़ने में आएगा कि कैसे लव आजकल के टाइम दीपिका करीना से इनसिक्योर थी, बाजीराव मस्तानी के दौरान प्रियंका से इनसिक्योरिटी वाले आर्टिकल्स, और ऑलमोस्ट हर फिल्म के टाइम ये पुश करना कि दीपिका ही फिल्म की बेस्ट चीज है। पीकू जैसी मूवी में भी अमिताभ बच्चन और इरफान खान इक्वली इंपॉर्टेंट थे, फिर भी नैरेटिव ये बन गया कि पिक्चर क्वीन डीपी की है। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस को भी समझ आ गया कि ये ऑर्गेनिक प्रेज नहीं है बल्कि फोर्स पुश है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा और लगती है वो ये मॉडर्न सिक्योर अबव इट ऑल इमेज है, और इस इमेज की बार बार धज्जियां उड़ती हैं। एक बार दीपिका ने ये तक कह दिया कि क्योंकि करीना और अनुष्का मां बन चुकी हैं तो वो दोनों कंपटीशन से बाहर हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दीपिका का ब्रांडिंग से ऑब्सेशन भी काफी लाउड लगता है। हर जगह जाइंट दीपिका पादुकोण स्टैम्प, शादी हुई तो वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड वाला थप्पा, पब्लिक अपीयरेंस में भी कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटेड बिहेवियर। आई मीन ये सब क्या है और क्यों है? इतना रिहर्सल क्यों करना है बहन तुम्हें हर चीज के लिए? खैर जाने देते हैं, लेकिन जो चीज मैं जाने नहीं दे सकता वो ये कि दीपिका का पीआर काफी टॉक्सिक हो रखा है। फॉर इंस्टेंस XXX रिटर्न ऑफ जेंडर की शूटिंग और प्रमोशन की वीडियोस आपने देखे ही होंगे। दीपिका विन डीजल के साथ पूरा गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव कर रही थी, और जब टॉक शो होस्ट एलन डीजेनेरेस ने पूछा कि भाई क्या सीन है, तब ये कहना There's no smoke without fire, you know. And कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और ये सब तब जब दीपिका रणवीर से मेंटली कमिटेड थी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आलिया भट्ट। आई थिंक ये चीज तो सबको ही पता है कि आलिया का सबसे बड़ा पीआर एजेंट करण अंकल हैं, जो थकते नहीं आलिया को ऑलमोस्ट हर जगह याद करने से, चाहे कॉफी विद करण हो या आलिया को स्क्रिप्ट भेजनी हो, वो भी बिना जिगरा डायरेक्टर वसंत बाला के परमिशन के। उसके अलावा रोल्स छीनने की हिस्ट्री हमेशा रूमर में रहती है, अब चाहे वो डियर जिंदगी हो या उड़ता पंजाब। अभी रिसेंटली चेतक स्क्रीन अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुआ था, अगेंस्ट एवरीवन्स बिलीफ आलिया भट्ट पहुंच गई होस्ट करने। आई थिंक इससे मेजर पीआर स्टंट शायद ही मैंने देखा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि आलिया के जोक्स एकदम फ्लैट पड़ गए। अरे पर मैं कहा रही हूँ यार, जाके को बोलो ना कुछ फनी फनी चीजें बोलने को, क्योंकि उनमें कोई स्टैंड अप कॉमिक वाले स्किल्स नहीं है और ना ही कोई कॉमिक टाइमिंग है लाइक अदर बॉलीवुड स्टार्स जो यूजुअली होस्ट करते हैं। देखिए टू बी ऑनेस्ट आलिया आजकल लाइमलाइट में नहीं है। उनकी लास्ट मूवी थी जिगरा फ्रॉम 2024, जिसे सावी का कॉपी कहा गया। इनफैक्ट सावी की एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये तक पोस्ट कर दिया कि आलिया खुद ही टिकट्स खरीद रही है, पर हॉल्स खाली जा रहे हैं और आलिया की पीआर टीम बस हाइप क्रिएट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर की वजह से यामी गौतम और दीपिका पादुकोण लाइमलाइट में आ गए हैं, तो आलिया को कुछ भी चाहिए था लाइमलाइट में आने के लिए, हेंस द अवार्ड शो होस्टिंग। इसके अलावा भी आलिया ने अपनी एक इमेज बना के रखी है, जहां उनकी पीआर टीम आलिया को एक यंग स्टार टर्न क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस टर्न बिजनेस वुमन के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। या आलिया रन्स अ ब्रांड नेम्ड एडामामा। दे वांट यू टू थिंक दैट आलिया इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, लाइक रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि वेस्टेज ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हाँ, अगर आप एनिमल क्रूरल्टी पे फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट पोचर्स हियर, और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल एंड काफ लेदर बैग्स यूज करते हो, तो आपका एनिमल एक्टिविज्म काफी बकवास लगता है। बाकी एक्टिविज्म का नाम आए और बीइंग ह्यूमन की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। So at number 5 we have सलमान खान। ब्लैक बक केस, हिट एंड रन केस, विवेक ओबरॉय और ना जाने कितने एक्टर्स का करियर खत्म करना एंड मिसकंडक्ट ऑन सेट्स। सलमान की कंट्रोवर्सीज की लिस्ट उनकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। वैसे उनकी हाइट 5'6" है, इफ यू आर वंडरिंग। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद पब्लिक मोस्टली इन सब चीजों को जोक्स की तरह देखती है, ना कि सीरियस ऑफेंस की तरह। और अगर आप सोच रहे हो कैसे, वेल आई हैव गॉट 2 वर्ड्स फॉर यू, पब्लिक रिलेशंस। क्लियरली सलमान खान का करियर सिर्फ फिल्म्स ने नहीं, पीआर ने भी बचाया है। बंदा इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका पब्लिक इमेज हमेशा केयरफुली मेंटेन्ड फील होता है। फैंस के लिए एक्सेसिबल स्टार वाली इमेज, इवेंट्स में कैजुअल भाई वाली इमेज, सोशल मीडिया पे एक्टिव सेलिब्रिटी, और हर जगह एक ऐसा पर्सोना जो रिलेटेबल भी लगे और साथ ही साथ लार्जर देन लाइफ भी। उनकी पीआर स्ट्रेटजी का फॉर्मूला बेसिक भी है और इफेक्टिव भी। प्रेस मीट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सोशल इवेंट्स, भाई की प्रेजेंस हर जगह है। ऐसे पब्लिक मूवमेंट से भाई सुपरस्टार कम, अपने भाई ज्यादा लगते हैं। सोशल मीडिया ने तो इस इमेज को और पॉलिश कर दिया है।
एक्स हो या इंस्टाग्राम, वहां से वो अपना वर्क प्रमोट करते हैं, फैन से कनेक्ट करते हैं और रेलेवेंस को परमानेंटली ऑन रखते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ओपिनियन में उनका डैमेज कंट्रोल है। सलमान का पीआर जब कंट्रोवर्सीज हैंडल करता है तब अपना असली स्किल दिखाता है। I mean, सलमान चाहे जो भी कर ले, जिस भी कंट्रोवर्सी में फंस जाए, भाई की पीआर टीम इंश्योर करती है कि कोई भी नेगेटिव इमेज पब्लिक मेमोरी में ज्यादा दिन तक ना रहे, और अगर रहे तो भी जस्ट एज अ जोक। नंबर 6, कार्तिक आर्यन। आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले कार्तिक आर्यन की गोवा ट्रिप बहुत फेमस हो गई आफ्टर अ गर्ल नेम करीना कुबिलियोट फ्रॉम यूके पोस्टेड पिक्चर्स विद कार्तिक, जिसके बारे में कहा गया कि वो अंडर एज है। कुछ पोर्टल्स ने कहा 17 एंड कुछ ने कहा 18। इसके बाद कार्तिक आर्यन को देश का नियरली हर सोशल मीडिया यूजर ट्रम्प और जेफरी एप्स्टीन से ही कंपेयर करने लगा। बेसिकली कार्तिक को पीडो का टैग मिल गया। पर यहाँ पे इशू था दैट दिस होल ब्लोबैक लुक्ड लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन, क्योंकि इस मैटर को सही से डिफेंड करने के बजाय कार्तिक की निहायती नकारा पीआर टीम ने ट्वीट्स खरीदना शुरू कर दिया। कार्तिक के डिफेंस में जो ट्वीट्स आते हैं उनमें लॉजिक कम और पेड पीआर ज्यादा होती है। आप ये सारे ट्वीट्स देखो, सबके सब सेम टोन, सेम विक्टिम कार्ड, सेम पुअर आउटसाइडर एनर्जी, जैसे किसी ने एक ही स्क्रिप्ट सबको फॉरवर्ड कर दी हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम फेड अप विद दिस रिलेटेबल आउटसाइडर अंडरडॉग वाली इमेज। I used to travel through local trains and come to Mumbai, give auditions in Andheri or Bandra. मतलब हर टाइम विक्टिम बनना है। इनफैक्ट एक और चीज जो बड़ी अनोइंग लगती है वो ये कि कार्तिक की एक्टिंग स्किल्स नियर अबाउट जीरो हैं। इन्हें सीक्वल्स के शहजादे का टैग ऐसे ही नहीं मिला है। अभी आशिकी 3 आने वाली है एंड आई एम श्योर उसमें भी वही एनर्जी होगी जो पहले की मूवीज में थी। लेकिन कार्तिक की पीआर टीम ने ऐसा एक बेचारा आउटसाइडर वाला ऑरा क्रिएट कर रखा है कार्तिक के अराउंड कि आप बंदे की इनसफिशिएंट एक्टिंग स्किल्स को नजरअंदाज कर देते हो। लाइक आलिया को छोड़ के शायद ही कोई नेपो किड ठीक ठाक एक्टिंग करता है। जानवी को भी सब गाली देते हैं, पर ये स्क्रूटनी कार्तिक के टाइम बंद पड़ जाती है। नंबर 7, श्रद्धा कपूर। अभी एक ट्रेंड चला था बीच में कि अगर श्रद्धा कपूर मेरी रील पे कमेंट करेंगी तो मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगा। वेल, आपको क्या लगता है ये ट्रेंड किसने चलवाया? ऑफ कोर्स श्रद्धा के पीआर ने, क्योंकि मूवीज लाइंड अप नहीं है। इनफैक्ट बाद में श्रद्धा ने सबसे अपनी रील पे कमेंट करवा दिया। ये देखो, 3,25,000 कमेंट्स। और इतना ही नहीं, स्त्री 2 की सक्सेस की वजह से राजकुमार राव और श्रद्धा की पीआर टीम्स के बीच वॉर छिड़ गई कि कौन लेगा सक्सेस का क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, एक तरफ फिल्म चल रही है, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति सबको हंसा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑनलाइन नैरेटिव ऐसा पुश हो रहा था जैसे फिल्म का ट्रेलर आया और बस श्रद्धा ने अकेले सिनेमा बचा लिया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम हो या रेडिट, हर जगह हाइप पोस्ट विद 500,000 एक्स्ट्रा लाइक्स एंड अपवर्ड्स। अपार शक्ति ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि श्रद्धा की पीआर आर्मी की वजह से फिल्म की सक्सेस स्टोरी कड़वी हो गई है। I mean, थोड़ा अप्रिसिएशन ठीक है, पर जब आप ये क्लेम करने लगो कि श्रद्धा जो हैं वो दीपिका, आलिया और एसआरके जैसे लोगों से भी बड़ी स्टार हो गई हैं, तब भाई पीआर टीम को थोड़ा रुक जाना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सब फालतू बातें बंद करनी चाहिए, राइट? अगर मेरी मानो तो श्रद्धा के लिए उनकी एक्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का इमेज मैनेजमेंट। इनफैक्ट आई थिंक उनका 30-40% फैन बेस ही फेक है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर अब बात करते हैं पीआर और ड्रामा और कंट्रोवर्सीज के बेताज बादशाह की। सो एट नंबर 8 वी हैव करण जौहर। करण का केस बड़ा क्यूरियस है, विचित्र सा। बैक इन 2024 करण ने पब्लिकली एक्सेप्ट करा था कि उन्होंने लोगों को अपनी एवरेज फिल्म्स के बारे में अच्छा कहने के लिए पैसे दिए हैं। How do you fix the PR disaster? PR disasters always land up being profitable. So Really? you should never avert a PR disaster. It means that you're being talked about. अब ये तो चलिए एक एस्पेक्ट है, पर आजकल करण का पब्लिक इमेज है कि ही इज अ सिंगल डैड जो बहुत लोनली है, बहुत इमोशनल है और सब कुछ होने के बाद भी शायद खुश नहीं है। नीडलेस टू से ये सब पीआर टीम की वजह से ही है। इनफैक्ट करण की खुद की पीआर एजेंसी भी है कॉल्ड धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी। तो आप समझ ही सकते हो करण का पीआर गेम कितना स्ट्रॉन्ग है। When I went to receive the national award, they asked me who's your plus one, and I had no one. Like, अब मैं डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज को डाउन प्ले नहीं करना चाहता, पर आजकल ये सारे वीडियोस कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं वेयर ही इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ताकि थोड़ी सिंपैथी मिल सके। जहां तक मुझे लगता है इसका रीजन काफी सिंपल सा है। करण पे फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का टैग लग चुका है। इनफैक्ट उन्होंने फ्लो में खुद को नेपो पापा भी कहा है एक बार। nepo papa, nepo baby, outsider. फिर लोग उन्हें गॉसिप्स और मिडलिंग के लिए भी जानते हैं। मतलब कॉफी विद करण का तो पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि गॉसिप मिल सके। तो इस सब के बाद इमेज बिल्डिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। पर आई थिंक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती है वो ये है कि करण काफी बार अपने छोटे बच्चों को यूज कर लेते हैं फॉर दिस सिंपैथी।
एंड या लोग सिंपैथी दे ही देते हैं और करण को ओवर द पीरियड ये गेम बहुत अच्छे से खेलना आ गया है। और अब हमेशा की तरह बात करते हैं कुछ स्पेशल मेंशंस की। एट नंबर 9 वी हैव कैटरीना कैफ। कैटरीना की पीआर ने तो इन्हें ब्यूटीफुल आउटसाइडर से मोस्ट परफेक्ट बॉलीवुड वुमेन बना दिया है। You dirty dog! Tell me, where is the गरीब हिंदुस्तानीज़ खून पसीने का money? बताओ मुझे, बताओ! Especially after her marriage with Vicky Kaushal. And finally, at number 10, we have Janhvi Kapoor. Much like श्रद्धा, जानवी की पीआर टीम हर मूवी को जानवी की मूवी बनाने के स्ट्रगल में लग जाती है और आजकल तो काफी एफर्ट चल रहा है इन्हें रिलेटेबल और डाउन टू अर्थ दिखाने के पीछे। चाहत थी कि बाहर जाके मैं देखूं ऐसी एनवायरनमेंट में जहां कोई मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मुझे सिर्फ ये नजरिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।